जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, स्कूल की ग्राउंड भरी हुई थी बच्चों से, वहां पर आग लग गई, सब भाग रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं, तो बीच में एक दूसरे के कोलाइड भी करेंगे। और आपके दोस्त, आपको किसी रेस में भागना है और आपके दोस्तों ने आपकी आर्म्स पकड़ ली है पीछे से और दे आर पुलिंग यू, तो क्या आप भाग पाओगे? ये रिडॉक्स रिएक्शन में आती है। तो इस इक्वेशन को समझने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें से करंट पास कर रहा है, तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर। क्या हनी में आयंस मूव कर पाएंगे? आप सोचो आप स्विमिंग कर रहे हो हनी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन की। मैं हूं सुमनदीप, आपकी वेदांतु टीचर, एंड आज की क्लास की जो जर्नी है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो एंड तक क्लास देखनी है क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। एंड आज की क्लास का जो टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज हिट ऑन दी सब्सक्राइब बटन, एंड इसके साथ साथ आप लाइक भी कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए कि क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज मैंने बता ही दिया है। तो क्या गेस कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक हम करने जा रहे हैं? Yes, you might have guessed it right. That is Nernst equation. Nernst equation जो एक ऐसी इक्वेशन है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड जो बाकी टॉपिक है ना, उनसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं जेई के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, जेई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये इस चैप्टर का सबका फेवरेट टॉपिक है। ओके, सो पहले हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, फिर इसका रिलेशन देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, मतलब पिछली क्लास में चलते हैं 11th क्लास के टॉपिक के साथ लिंक करेंगे, एंड रिलेशन विद गिब्स फ्री एनर्जी। ओ माय गॉड, थर्मोडायनेमिक्स, जिससे सबको डर लगता है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स के साथ इसका रिलेशन स्टडी करना है। एंड इसके बाद एक टोटली नया मोड आएगा इस चैप्टर में, जिसमें चीजें टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। वो क्या होंगी? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। भाई ये क्या है? ये सब हम आज की क्लास में करने वाले हैं एंड आपको एंड तक आंसर जरूर मिलेगा, दैट्स माय प्रॉमिस। तो पहले नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। लास्ट क्लास में क्या करा था? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिकैप ऑफ लास्ट क्लास, व्हाट डिड वी डू इन आवर लास्ट क्लास? टेल मी दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्नड अबाउट ऑल द बेसिक थिंग्स के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की वर्किंग, उनकी ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने एक चीज की बात करी थी, ईएमएफ। ईएमएफ क्या थी? ई नॉट सेल, कि ये पोटेंशियल उस टाइम पे सेल का जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, जब अभी आपने स्टार्ट ही नहीं करा, मतलब खाना बनाने के लिए सब्जियां काट ली हैं, मसाले साइड में रख लिए हैं, बर्तन रेडी है, सब रेडी है, बट अभी खाना बनाना शुरू नहीं करा। तो ऐसा ही है ई सेल, ई नॉट सेल तब की बात है जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करा। बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ सेल जब रिएक्शन चल रहा है, जब 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें नर्स्ट इक्वेशन बताती है। ओके, सो नर्स्ट इक्वेशन कैसे बताती है? नर्स्ट इक्वेशन, सपोज हमारे पास है रिएक्शन, सिंपल मैं इसी रिएक्शन की बात करूंगी स्टार्टिंग में क्योंकि ये सबसे इजी था हमारे लिए, है ना। तो होता क्या है, जिंक है जो ये रिएक्शन कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर जो मेटल है वो इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो रही है? डिपॉजिट हो रही है। यहां से जिंक लूज करके वहां जा रहा है। प्लीज ये क्लास मैंने लास्ट क्लास में चीज अच्छे से करवाई हुई है, तो प्लीज वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, सो इसी रिएक्शन की बात करने वाली हूँ। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसकी कैसे आई? ई सेल के किसी टाइम के बाद इसकी क्या ई सेल की वैल्यू है, बट इसकी इनिशियली क्या ईएमएफ थी? -RT/2F Ln Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। आई विल एक्सप्लेन। ये चीज जो यहां पर मिसिंग है, सॉलिड, एक्वस, एक्वस, सॉलिड, इसकी बात करते हैं। और सब चीजों की ई है इसका सेल पोटेंशियल एट सम वैल्यू ऑफ टाइम। यहां पर जब हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, F इज फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? जैसे R की वैल्यू यू ऑल नो 8.314, है ना। ऐसे ही फैराडे की वैल्यू क्या रहती है? 96500 कूलम पर मोल, वो वैल्यू रहती है। एंड Ln नेचुरल लॉग है। ये क्या है? प्रोडक्ट है किसी चीज का, प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मल्टीप्लिकेशन इससे हो रही थी इसकी, तो वो मल्टीप्लिकेशन हमने कंसीडर क्यों नहीं करी? इक्विलिब्रियम चैप्टर पे जाइए, दिमाग वहां पर लेके जाना है। तो जब भी ये कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल के की वैल्यू याद है,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशियो रहती है ना। अब यहाँ पर जो भी सॉलिड होगा या जो भी लिक्विड होगा उसकी कंसेंट्रेशन यूनिटी के बराबर रहेगी, दैट इज टेकन एज अ यूनिटी। इनकी जगह पर 1 लेंगे तो एक्चुअल में यहां पर क्या आना था, Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव से भी मल्टीप्लाई होना था और नीचे भी जिंक से होना था, बट वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, वी हैव टेकन देम एज 1। ये रिएक्शन कोशेंट के इक्वल है, ये क्वोशेंट के इक्वल है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जब इक्विलिब्रियम पे है देन इट इज इक्वल टू के वैल्यू, दैट इज इक्विलिब्रियम वैल्यू, ओके। बट अगर मुझे हाफ सेल के लिए जैसे लिखना हो, जैसे कि मुझे हाफ सेल है कैथोड का, कैथोड पे क्या हो रहा है, सिंपल रिएक्शन, कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग टू कॉपर मेटल। यहां पर ये है एक्वस फॉर्म में, ये है सॉलिड फॉर्म में। अब रेशो किसकी आएगी, सेम इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, प्रोडक्ट्स अपॉन, यहां पर क्या है रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, तो उसको मैंने 1 ले लिया, बट यहाँ पर एक्वस है तो उसको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। सेम चीज मेरी आएगी जिंक के लिए, सेम चीज जिंक के लिए है, बट ये तो हाफ सेल्स हैं और मुझे अगर इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल किसके इक्वल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड के इक्वल है वो तो ई कैथोड किसका है, जो कॉपर की सारी वैल्यू मैंने निकाली है इसको माइनस कर देना है, ओके। इसको माइनस कर देंगे तो ये जो वैल्यूज है ये साथ में आ जाएंगी, ये दो भी कॉमन आ जाएंगी, बट ये दो चीजें बच गई। और आपको पता होगा जब ये लॉग डिवीजन में आते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऐसे आ जाता है, दिस इज लॉग फॉर्मूला। देखो यहां से मैंने ई सेल कॉपर का ई सेल, ये तो ई नॉट सेल के इक्वल हो गया जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, है ना, तो ये तो इसके इक्वल हो गया, माइनस आर टी अपॉन 2f, माइनस आर टी अपॉन 2f एल एन, जिंक का ऊपर आ गया कॉपर का चला गया नीचे। सो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। अब इसकी जगह पर कोई भी रिएक्शन आ जाए, आप जो भी रिएक्शन लिखोगे, जो प्रोडक्ट साइड है वो ऊपर आएगा, जो रिएक्टेंट साइड है वो नीचे आएगा। एंड इसके बाद इस चीज का ख्याल रखना है, अगर कुछ सॉलिड में है या वो प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में, देन वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट, ओके। एंड यहां पर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, log of zinc 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। भाई ये तो अब सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे आइडियल कंडीशंस में पता है 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 2 एंड इसकी वैल्यू कितनी है 96500। तो उन्होंने एन की वैल्यू छोड़ दी है, ऊपर वाले ये सारी कैलकुलेशन कर ली, ये पूरा पार्ट कैलकुलेशन में ले लिया, क्योंकि एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। कोई भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे वो चेंज होते रहेंगे, वो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बट इसके लिए ये इक्वेशन है एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और फिर याद हो जाती हैं, वैल्यूज रट जाती हैं। लॉग से घबराना नहीं है, लॉग की मेन वैल्यूज याद रखनी है। लॉग 1 की 0 है, लॉग 10 की 1 है, लॉग 2 की 0.3010 है, इसकी डबल हो जाएगी लॉग 4 की। ऐसे ही लॉग 3 की वैल्यू याद रख लो, लॉग 6 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो ऐसे लॉग की वैल्यू कर लोगे एंड जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा ये, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इससे सिमिलर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि थोड़ा हमारा बेस बन जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन इज गिवन टू अस, नाउ वी हैव अ डिफरेंट इक्वेशन, mg is reacting with ag, they have mentioned whatever is in solid form, तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। तो मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में गया, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं।
तो यहाँ पर 2 ही आएगी n की वैल्यू। लॉग ऑफ व्हाट, जो इस साइड है उसको ऊपर रखना है और जो इस साइड है उसको नीचे रखना है। हाँ, एक और चीज, अच्छी चीज, यहाँ पर ये 2 आ गया, कॉफिशिएंट आ गया, तो जो भी कॉफिशिएंट होता है वो पावर्स में चला जाता है। जिसने इक्विलिब्रियम चैप्टर अच्छे से कर रखा है उसके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर नहीं करा है तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है। जो भी पावर्स में आएगा, जो भी आगे होगा उनके, तो अभी क्या करना है, जस्ट सेम सब कुछ, बट यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001, तो इनको डिवाइड करना है। एंड इसकी वैल्यू दे रखी है 3.17, तो इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट दी आंसर। तो आंसर कितना आता है मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ओके, सो ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। इसका आंसर ऐसे आएगा। तो जो भी इस साइड है, राइट साइड, वो ऊपर रहेगा, जो भी लेफ्ट साइड है वो नीचे आएगा। एंड ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, बट क्वेश्चंस में दे कैन आस्क यू डिफरेंट थिंग्स, लाइक दे कुड हैव आस्क्ड यू ई नॉट सेल की वैल्यू बताइए, हमें बताइए कंसंट्रेशन कितनी होगी अगर यहाँ पर ई सेल की वैल्यू गिवन है। तो बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कई बार वो एन की वैल्यू पूछ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एंड डिफरेंट इक्वेशन इज गिवन, ये रिडॉक्स रिएक्शन में आती है। तो इस इक्वेशन को समझने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें पूछा है कि कौन सी इक्वेशन सही है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, है ना। तो हमें पता है, चलो मैं ऑप्शंस देखूं भी तब भी मुझे ये पता है एक्वस 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 लीटर। तो अगर मुझे राइट साइड, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उसमें वाटर नहीं आना चाहिए, उसमें सिर्फ Mn2 पॉजिटिव हो, तो वो किस में है, इस इक्वेशन में है एंड इसमें है, इन दो इक्वेशंस में है। ओके, इस साइड दोनों चीजें आनी चाहिए, H⁻8 ठीक है, MnO4 ठीक है, H⁻8 MnO4 ऑब्वियसली राइट। तो ये तो दोनों ही ठीक है, बट अब फर्क पड़ता है, हमारे पास यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर। चलिए इस चीज को देखते हैं। कैन यू गेस बाय द वे, किसी को इतने अच्छे से आता है कि कौन सी ऑप्शन राइट है? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। यहां पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, MnO4। जिसको ये नहीं आती प्लीज देख लीजिए, x माइनस एक्स प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1। x को मैंने ले लिया, x इज द ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका हमें नहीं पता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की माइनस रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये क्या आया, x इक्वल टू +7। और इधर +7 से +2 में गई है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो आप में से कुछ इस पे क्लिक कर दोगे, है ना, कुछ इस पे क्लिक कर दोगे, तो कौन सी ऑप्शन सही रहेगी? यही है कि 8 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। सो द राइट आंसर इज कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज हुए हैं। दे आर गिवन एज वेल, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद देम इन द क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। डन। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी। चलिए अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ नर्स्ट इक्वेशन का क्या रिलेशन है? मैंने क्या बताया था, जो रिएक्शन है वो ऐसे नॉर्मल चल रहा है, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, बट एक टाइम पे, अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये नेगेटिव साइन है, मतलब ये वैल्यू जितनी कम होगी ये उतना बढ़ता जाएगा। सो धीरे धीरे रिएक्शन में क्या हो रहा था, जिंक से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कैथोड जो थी वो हैवी हो रही थी, है ना, बट जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशंस में जा रहे थे। तो जैसे जिंक 2 आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी, इधर से कॉपर 2 पॉजिटिव की इधर इसकी बढ़ती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव जो था वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। अब जो वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ये वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये अब इन्वर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। सो उसकी वजह से एक पॉइंट आएगा जब ये रिएक्शन ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तब ये जो कंसेंट्रेशन का जो पावर है, जो लॉग क्वोशंट के इक्वल था, Q के इक्वल, वो अब K के इक्वल हो गया। तो ये जो डिवीजन है तो ये किसके इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल, राइट। ये वैल्यू तो एज सच यहाँ पर ये चीज हो गई जीरो के इक्वल, ये जीरो है, तो मेरे पास मैं इसको
इस साइड ला सकती हूँ, मैं ले आई तो मेरे पास पॉजिटिव आ गई है, क्योंकि यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो गई, उधर से वो भी नेगेटिव था, कैंसिल, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई। इसको मैंने रख लिया NF करके, NF, क्योंकि ये तो सिर्फ जिंक के रिएक्शन की एग्जाम्पल ही है, बट आगे जाकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए इस चीज को ध्यान से याद रखना है कि N की वैल्यू डिफर करेगी। ओके, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। बट आगे जाकर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज सुपर इजी, NCERT में भी है। आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस वन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन आपको पता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू, E नॉट सेल किसके इक्वल था, 2.303 RT/NF। N क्या है, कॉपर तो 2 ही जा रहा है, कॉपर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 2 log ऑफ व्हाट हियर, log ऑफ, अब K की वैल्यू आनी चाहिए, तो सिंपल K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हमें कैलकुलेट करना है K की वैल्यू को। तो मेरे पास क्या है, 0.46 इक्वल टू 2, यहाँ पर F भी है, 2.303 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 log K। तो अब मुझे तो ये चीज निकालनी है, सो आई कैन टेक एवरीथिंग टू दिस साइड। सो मेरे पास क्या आएगा, 0.46 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 2.303, कैलकुलेट करो, जिनको आता है वो कैलकुलेट करें, इंटू 298 इक्वल टू log ऑफ K। तो अब आपका टास्क क्या है, इसकी कैलकुलेशन कर लो कैलकुलेटर की हेल्प से। आफ्टर डूइंग दैट इसका एंटी लॉग लेना है। अब जैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद एंटी लॉग आ रहा है इसका 15.6। तो इसको कैसे देखते हैं एंटी लॉग, अब जैसे वैल्यू आ गई मेरे पास, इधर लिख लूँ चाहे इधर ही है, log ऑफ K इज इक्वल टू 15.6। तो K किसके इक्वल हुई, एंटी लॉग ऑफ 15.6। तो जो भी 15 जो डेसिमल के आगे है वो पावर्स में चला जाता है, दैट विल बी 10⁻15। तो जो 0.6 बचा, इसको लॉग टेबल में देखो, इसकी वैल्यू इट विल कम क्लोज टू 3.92 एंड दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। यहाँ पर मैंने ये एक्सप्रेशन लिया है, तो उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म वाला यूज कर लिया, जिसमें हमें ऑलरेडी n की वैल्यू 2 पता थी। ओके, सो दोनों ही यूज कर सकते हो, विच एवर इज ईजी फॉर यू। स्टार्ट वो ऐसे ही होता है, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी करके ये चीज मेरे पास आती है। ओके, तो कई बार आप ऐसे भी याद रख सकते हो ये एक्सप्रेशन, E नॉट इंटू n अपॉन 0.059 इक्वल टू log KC। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट। दी ओनली प्रॉब्लम इज, जो नए नए बोर्ड में आते हैं 11th क्लास में, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर आ रहे हो कि जेई के बच्चे हो, उनके लिए तो बहुत ईजी है। जो नए नए अभी 11th में हो हैं, ये एंटी लॉग की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ईजी था। अब इसका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, उसकी कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दी ओनली थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज दिस एक्सप्रेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। तो यहाँ पर E सेल दे रखी है आपको, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड जो भी स्टैंडर्ड EMF भी कह देते हैं उसको, है ना। एंड यहाँ पर फैराडेज कांस्टेंट, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग एक्सचेंज, डेल्टा G इज द गिब्स फ्री एनर्जी। अब कुछ बच्चों को जिसको नहीं पता, किसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, जो हो सकता है रिएक्शन, उसके लिए डेल्टा G की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G की वैल्यू होगी 0, एंड अगर वो रिएक्शन में डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ओके, बट इसके नेगेटिव होने के लिए ई सेल की जो वैल्यू है इट हैज टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगी तो टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट। तो याद रखना है इस चीज को। एंड डेल्टा G एंड K का क्या रिलेशन है, सो ये एक्सप्रेशन याद रखना। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, डेरिवेशन पे नहीं जाना, क्योंकि जस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, सो दिस वैल्यू यू शुड कीप इन माइंड। ओके, सो ये जो है डेल्टा G नेगेटिव होगी अगेन, बट K की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो याद रखना कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव। अनदर थिंग, जो डेल्टा G है
दैट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो ये ना डिपेंड कर रही है n की वैल्यू पे, इट डिपेंड्स अपॉन n वैल्यू। ओके, ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, बट E नॉट नहीं करता, इस चीज का ख्याल रखना है। सो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ओके, ये डेनियल सेल मतलब आपको कॉपर जिंक वाले सेल की वैल्यू दी है, E नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट। डन। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, N वैल्यू इज 2, F इज 6500, E नॉट इज 1.1। तो इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, यू आर गोइंग टू गेट द डेल्टा G वैल्यू, दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2.2127 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू आने वाली है। इसका मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, इट्स वेरी सिंपल, बट इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। दिस इज जस्ट टू मेक यू गाइज फील कि कितना इजी है इस इक्वेशन को यूज करना। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। आई विल लीव इट टू यू पीपल, आई विल एक्सप्लेन इट, आपको बस सिंबल का ख्याल रखना है। सो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर E नॉट सेल की वैल्यू जो नेगेटिव हो, अगर E नॉट सेल नेगेटिव हो तो कौन सा करेक्ट बता रहा है। तो जब एक्सप्रेशन, चलो मैं बता ही देती हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, इसके आगे भी नेगेटिव लगा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो G वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो अब K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू ये होगी, K की वैल्यू वो होगी। G का तो दोनों में सेम दे रखा है, इसलिए मैंने बता दिया। अब K की वैल्यू का एक्सप्रेशन जाके देखो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें भी थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट इन दिस क्वेश्चन। कैन यू गाइस गेस इट? सो रिएक्शन दे रखा है 2 क्रोमियम एंड 3 कैडमियम। आई होप आपको सिंबल्स पता होंगे। सो आपको क्या निकालना है, डेल्टा G माइनस NF E नॉट सेल। बट इस रिएक्शन में 2 क्रोमियम है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव, एंड कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 कैडमियम जो है वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो मेरे पास आ रहा है CD। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए। सो मुझे क्या करना है, सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और इसको 3 से, तो टोटल एक्सचेंज कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 6, तो इसमें डेल्टा G इज इक्वल टू -696,500 इंटू 0.34 वोल्ट। तो ये दे रखा है। कई बार उन्होंने, तो कौन सी ऑप्शन सही है कैलकुलेशन कर लेना, बट यहाँ मैं दिखा देती हूँ, समटाइम्स उन्होंने आपको E नॉट की वैल्यू नहीं दी होती। तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, एंड कैथोड माइनस एनोड करना होता है। ओके, सो ये ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू को नेगेटिव आना है। सो यू आर गेटिंग आंसर 196, ये वाली वैल्यू आ रही है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस वैल्यू वाज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ n की वैल्यू है, जो अगर वो इधर उधर कर दी 2 या 3 ले लेते तो आंसर टोटली गलत हो जाता। बाकी ऑप्शंस में यही गलत था। ठीक है, सो ये था नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशनशिप विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा G वैल्यू, एंड नर्स्ट इक्वेशन में E नॉट का E के साथ रिलेशनशिप। डन विद दिस पार्ट। अब बात आती है हमारी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो थोड़ा सा फिजिक्स का टच आएगा क्योंकि हमें कुछ बेसिक टर्म समझनी है। बेसिक टर्म्स जो हैं, जैसे कि ये एक सिलेंडर समझ लो, इसमें से करंट पास कर रहा है, इसमें से करंट पास कर रहा है, तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स, राइट। तो कंडक्टर का मतलब क्या है, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगती है, तो वहां पर रेजिस्टेंस भी है। इसकी लेंथ दे रखी है, इसका एरिया दे रखा है, इसका रो की वैल्यू दे रखी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एनी ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो लेंथ पे कि कितनी लंबी है वो, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब मैंने
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, सो मेरे पास क्या आया, इक्वल टू साइन डालने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया, इसे हम कहते हैं रो। दिस इज रो। रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बट IUPAC के न्यू नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली दिस इज रेजिस्टिविटी, है ना। तो इसकी यूनिट्स क्या है, टोटली रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम। ओहम रेजिस्टिविटी पहले इसकी देख लो, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, दैट इज ओम मीटर। कैसे है उसको देखो, चलो जैसे इसमें अगर मैं लिखूं तो रो किसके इक्वल हुई, ए मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या है मीटर, आर की है ओम, तो ये कैंसिल होके ओम मीटर आ गई। तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट, ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। डन, रेजिस्टिविटी का समझ आ गया। सेकंड थिंग इज रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेजिस्टेंस जब 1 मीटर लेंथ हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। जब इसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तब उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ओके, दैट इज रेजिस्टिविटी। ऐसे ही सिमिलरली मेरे पास आती है इनवर्स। अगर मैं रेजिस्टेंस का इनवर्स ले लूं तो क्या होगा, उल्टा, दिन का उल्टा रात है। ऐसे ही कंडक्टिविटी, इसका है कंडक्टेंस। किसी चीज को रोक रहे हो जाने से तो कोई चीज आगे बढ़ रही है ना। सो पानी जैसे फेंकते हो तो पानी एक पॉइंट पर जाके रुक जाता है, हनी तो बिल्कुल फ्लो नहीं करता बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट, इसको हम दिखाते हैं G से। G इज इंडिकेटिंग कंडक्टेंस। तो 1/r, अगेन आर का एक्सप्रेशन क्या था, रो L/A, तो यहाँ पर वो उल्टा हो गया। एंड जब ये उल्टा हुआ तो 1/रो हो गया। 1/रो किसके इक्वल रहती है, कापा के। दिस इज कापा। अब कापा क्या होगा, अगर रो मेरे पास रेजिस्टिविटी थी रेजिस्टेंस के लिए, तो कंडक्टेंस के लिए क्या होगी, कंडक्टिविटी। यस, कापा इज कंडक्टिविटी। और ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड यहाँ पर इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, बट हम इसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द टर्म कंडक्टिविटी, जो कि हमारे पास गिवन है। एंड कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की थी ओहम, तो इसका क्या होगा, महो, ओम इनवर्स। बट उसके लिए साइमंस यूज होती है, साइमंस। ऐसे ही हमें कापा की वैल्यू निकालनी है। कापा की वैल्यू क्या होगी, कैन यू थिंक अबाउट इट, सोचो कापा की वैल्यू। सो कापा की वैल्यू के लिए क्या करना है हमें, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, सो कापा की वैल्यू मैंने बता दी है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी एंड इसकी यूनिट है साइमन पर मीटर। ये कैसे है, अब मेरे पास क्या था, कापा इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ दिस, एंड ये किसके इक्वल थी, 1/ओम, सेंटीमीटर और मीटर। तो अब 1/ओम क्या है, या तो इसको मैं महो लिख दूं या मैं इसको लिख सकती हूँ साइमंस। और मीटर सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर ले लो, चलो यहाँ पे मीटर ही ले लेते हैं। तो मीटर इनवर्स, यहाँ पर भी मीटर इनवर्स। तो ये दोनों यूनिट है कापा की, ओके। सो ये यूनिट्स का ख्याल रखना है, दीज यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट। जब भी गलती करते हो तो आप यूनिट्स में करते हो, है ना। अब मेरे पास एक और चीज आती है, दैट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है, जब आप कंडक्टेंस को एक्सपेरिमेंटली निकालते हो, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में सुना होगा, तो वहां पर इसकी कैलकुलेशन आती है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी किसी सेल के लिए भी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के एंड ए के। व्हाट इज ए हियर, ए इज एरिया, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ अपॉन ए इसके इक्वल आ गया, दिस इज आर एंड के। रेजिस्ट, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, दे माइट हैव गिवन यू कंडक्टेंस वैल्यू, फिर आपको बोलेंगे सेल कांस्टेंट निकालो। तो आपको पता है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, वैल्यू डालो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसकी करने की कोशिश करूं, आर की वैल्यू है ये, के की वैल्यू गिवन है, तो मेरे पास जी किसके इक्वल था, दैट इज L/A, है ना। सो ये यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस ऐसे आती है।
ओके, सो इस चीज को याद रख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आती है कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की। कंडक्टिविटी है क्या? ये है कंडक्टेंस जब लेंथ क्या है 1 मीटर एंड एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज कंडक्टिविटी। ओके, ये आती है कंडक्टिविटी मेरे पास। एंड अब जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपने कौन से मटेरियल की बनाई है, कौन से मटेरियल का आपने बनाया है। देखो मटेरियल क्या हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, आपके पास इंसुलेटर भी हो सकता है, आपके पास सेमीकंडक्टर भी हो सकते हैं। सो कौन से मटेरियल की बनाई है? कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेटल है। ऐसे ही मेरे पास जो कार्बन ले लूँ या मैं कोई भी नॉन मेटल ले लूँ तो वो तो इंसुलेटर्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। सो कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल विच एवर यू हैव टेकन। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी, कि कौन से टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो मटेरियल की बनी है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो इस चीज़ को याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कंडक्टिविटी पे। अब बात आती है मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अब क्या होता है बच्चे, याद रखना है, ये है इलेक्ट्रोड। तो कुछ बच्चों को यही नहीं क्लियर रहता कि इलेक्ट्रोड क्या है। अब ये किस में डिप, किस में है? ये डिप है एक इलेक्ट्रोलाइट में, ये डिप है एक इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपने कभी स्पोर्ट्स की ऐड देखी होंगी, जो ओलंपिक्स में गेम्स खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दे ऑलवेज कंज्यूम, प्लेयर्स ऑलवेज कंज्यूम इलेक्ट्रोलाइट्स। आपकी बॉडी को भी इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत रहती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आयनिक सॉल्ट्स होते हैं ना, जो जैसे NaSO4। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब इलेक्ट्रोलाइट है पानी में जाते ही क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव देगा। तो जब ये सारे आयंस दे रहा है तो वहां पर उनकी कंडक्शन की वजह से क्या हो रही है, कंडक्टेंस। तो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, या हम उसे आयनिक कंडक्टेंस भी कह देते हैं। सो ये किस चीज पे डिपेंड करती है कि कौन सा आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। आपने सोडियम लिया, आपने जिंक वाला लिया, कैटायन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, एनाइन कितना बड़ा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज। देखो साइज पे कैसे डिपेंड करता है, सपोज मैंने लिथियम का ले लिया, लिथियम का तो मुश्किल है। अब लिथियम का साइज बहुत छोटा है, इसको ना सारे वाटर में जितने भी OH नेगेटिव होंगे जो भी है सारे इसको क्या कर देंगे, सराउंड कर लेंगे। मतलब सपोज आपको जाना है घर आपके, और आपके दोस्त, आपको किसी रेस में भागना है और आपके दोस्तों ने आपकी आर्म्स पकड़ ली हैं पीछे से और दे आर पुलिंग यू, तो क्या आप भाग पाओगे? सराउंडेड हो, आप छोड़ ही नहीं पा रहे, आप छूट ही नहीं पा रहे, तो कितना मुश्किल है। तो दैट हैपन्स। तो जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का, आयन का, उतनी ही ज्यादा उनकी सॉल्वेशन होगी। पानी ने अच्छे से जकड़ लिया है तो कैसे कंडक्टेंस होगी? जैसे आप भाग नहीं पा रहे, कंडक्टेंस इज अबाउट रनिंग ना, मूवमेंट, तो वो मूवमेंट ही नहीं हो पा रही यहाँ पर। सो उसी वजह से यहाँ पर इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब पानी है और दूसरी साइड शहद ले लो, हनी। क्या हनी में आयंस मूव कर पाएंगे? आप सोचो आप स्विमिंग कर रहे हो हनी में, तो क्या आप कहाँ पहुंच पाओगे? क्या आप तेज भाग पाओगे पानी में, सॉरी शहद में? नहीं ना। कंपैरेटिवली पानी में वो इजी है। सो सॉल्वेंट कौन सा लिया है, विस्कोसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये। एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, के कितना डिल्यूट लिया है या कितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, उस पर भी डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। एंड टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखो लिथियम को चारों तरफ से सराउंड करा था वाटर ने, मतलब आपके दोस्तों ने आपको चारों तरफ से पकड़ा हुआ, पीछे से पकड़ा हुआ था, आपकी आर्म्स को खींच रहे थे, चारों तरफ से घेर लिया था। अब आपको आ रहा है गुस्सा, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो आप मारपीट करोगे, आप भागोगे ना, भाग लोगे। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, दे विल गेन सम एनर्जी एंड इट विल मूव बैक फ्रॉम देयर, तो यहाँ से वो सॉल्वेशन को पार कर लेगा। ऐसे ही अगर उसमें सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो आपस में ही बातें करने में लगे हैं और वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, मूवमेंट ही नहीं करने दे रहे, तो क्या फायदा। बट मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उनसे ये सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी ओवरकम हो गई, तो भाग लेंगे।
ठीक है। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर कैटायन एनायन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है और वो मूवमेंट कर ही नहीं रहे, सो ये फिर मुश्किल हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन भी क्या है, ओवरकम हो जाएगी, एंड ये क्या हो जाएगा फिर, इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन बना था, ठीक है। सो 3 तरह की इंटरेक्शंस है यहाँ पर, सल्यूट सल्यूट, सल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। इन सारे इंटरेक्शंस को ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बट अब मेरे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या है, नॉर्मल, ये वायर जा रही है, ये मेटल वायर है, कॉपर है इसमें, तो वहां पर फ्लो किसका हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब मेटल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, जो कंडक्टेंस हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है, ठीक है। अब ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है मेटल कौन सी ली है। सिल्वर है, बहुत अच्छी कंडक्टर है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, कुछ मेटल्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं करती, जब बहुत कम है, इनसे कंपैरेटिवली कम है। सो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, क्या आपने एक तार की फॉर्म में लिया है, या आपने शीट की फॉर्म में लिया है, या आपने उसका एक बड़ा सा बंडल ले लिया है, उस चीज पे डिपेंड करेगी। एंड हाँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, एंड उतने ही ज्यादा कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। बट टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को क्या हो रहा था, वो इंक्रीज कर रही थी, ये डिक्रीज क्यों, क्योंकि ये मेरा मेटल का सरफेस है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या कहता है, वहां पर सी है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, स्कूल की ग्राउंड भरी हुई थी बच्चों से, वहां पर आग लग गई, सब भाग रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं, तो बीच में एक दूसरे के कोलाइड भी करेंगे, है ना, एक दूसरे के साथ मारपीट होगी, तो वही चीज है। तो फिर ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, एक दूसरे के साथ जब कोलिजन्स होती हैं फिर रेजिस्टेंस होती है, तो फ्लो कम हो जाता है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ मेटल्स व्हेन टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड। तो लॉजिकली इन चीजों को याद रखो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 7, डायमीटर दिस, एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन। ओके, हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो मुझे रेजिस्टिविटी पूछा है, सो क्या आया, A R अपॉन L। अब मुझे तो एरिया निकालना है, उन्होंने मुझे क्या दिया है, डायमीटर, तो मैं वैल्यू क्या डालूंगी, पाई R स्क्वायर। अब R स्क्वायर मतलब 14 है, तो मुझे 7 डालना पड़ेगा, ठीक है। R अपॉन, इसको मैं L ले रही हूँ, सेम ही है, चलो। अब यहां पर मुझे डायमीटर दे रखा है 14, तो मेरे पास रेडियस कितना हुआ, 7, तो इसकी मेरे पास एरिया किसके इक्वल आएगा, पाई R स्क्वायर। पाई क्या है, 22.7 इंटू 7, है ना। एंड इसकी वायर में देखो मीटर में दे रखा है और इसको मिलीमीटर में दे रखा है, तो मुझे 10⁻³ करना पड़ेगा, एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास एरिया की वैल्यू है। सो लेट्स पुट इट हियर। सो रो इज कमिंग एज 22.7, 7 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू, दैट इज 50, डिवाइडेड बाय मेरे पास कितनी वायर की लेंथ है, दैट इज ऑल्सो 7, तो 2 7 तो कैंसिल ही हो जाएंगे। सो मेरे पास आंसर आ रहा है 11 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग, एंड मेरे पास यूनिट क्या आएंगी इसकी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ओम मीटर, दिस इज द यूनिट। ओके, सो ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको एरिया निकालना आता है, लेंथ निकालनी आती है, बस उसकी वैल्यूज डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर। बट यूनिट्स का ख्याल रखना है, तभी आपके पास पावर में क्वेश्चन आ जाता है। दे विल गिव यू 11 इन ऑल दी ऑप्शंस, बट वहां पर 4 5 6 7 पावर्स कर देंगे, देन वहां पर डिफिकल्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है, रेडियस को कन्वर्ट कर लिया, एरिया निकाल लिया, एंड देन डिवाइड कर दिया, यू गॉट दिस वैल्यू, यूनिट मैंने बता दी है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चेंज इन टेम्परेचर, और ऑल ऑफ दीज। बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आंसर रहेगा इसका। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है मेटल्स की वजह से, व्हेन देयर आर मेटल्स इन्वॉल्व्ड। मेटल्स कोई भी हो सकती है, तो नेचर राइट, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस।
टेम्परेचर जितना आप इंक्रीज कर दोगे उतनी ज्यादा क्या रहेगी, उनकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर मेंशन, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। वेरी गुड जिन्होंने राइट आंसर दिया कमेंट सेक्शन में। ओके अब मेरे पास ये जो है टाइप ऑफ कंडक्टेंस दो तरह की है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में जो डिफरेंस है बस वही डिफरेंस है। 1 मोल, किसी 1 मोल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टेंस है। इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास ये सिंबल आएगा एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। बस इतना सा है। द ओनली थिंग इज देयर फॉर्मूला एंड फॉर्मूलाज आर वेरी इजी। तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, अगर मोलर कंडक्टेंस है सो 100 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन एम, बस ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर इसके साथ आपके पास इक्विवेलेंट्स में आ जाए तो यहां पर इक्विवेलेंट्स लिखने हैं, ठीक है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो दैट इज E is equal to 1000 into K अपॉन इक्विवेलेंट्स, दैट्स इट। तो ये दोनों के फॉर्मूलाज में डिफरेंट है। हाँ, मैंने यहाँ पर यूनिट्स एक्सप्लेन करी हैं। आपको पता है कापा की यूनिट क्या है, दैट इज साइमन पर सेंटीमीटर। वॉल्यूम 1000 होगी तो 1000 के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे 100 लिख दिया, 1000 आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब है। एंड मोलैरिटी की यूनिट भी आपको लिखनी पड़ेगी, तो आपके पास वो आ गई, मोल आ गया, तो दिस इज द यूनिट। Okay, so now units of properties measured are given below. Okay, which of the properties has not been matched correctly? कौन सी प्रॉपर्टी को अच्छे से मैच नहीं करा है? क्या मोलर कंडक्टिविटी की ये यूनिट है, मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी। सेल कांस्टेंट की पर मीटर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है साइमन मीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। सो अगर आप इनको ध्यान से देखो ये तो सेम है ना, ये तो इन्होंने सेम दे रखी है। उन्होंने पूछा जो नहीं करेक्ट, तो मतलब ये तो करेक्ट है। सेल कांस्टेंट क्या था, L अपॉन A, तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, पर मीटर, तो ये भी सही है। क्या बची, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 अपॉन रो, एंड रो क्या थी, ओहम मीटर। सो यहाँ पर क्या आना था, साइमन पर मीटर, इन्होंने दे रखी है साइमन मीटर स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग। तो यही हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारी यूनिट्स, इनकी जो फॉर्मूलाज हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिट से क्वेश्चन आ जाए तो काफी इजी, फ्री के नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl एट 298 K इज गिवन, कंडक्टिविटी विल बी। तो आपको ये बताना है कि क्या है इस सोल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस क्या है। सो दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय कापा डिवाइडेड बाय m। कितना इजी क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 0.2 मोलर, कापा कितना दे रखा है 0.04। सो इसको कैंसिल करके क्या आएगा आपके पास 200। यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू 200। तो 200 वाली कौन सी है, ये यूनिट सब में गिवन है, तो यूनिट की टेंशन हमें नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल के कैसे इसके क्वेश्चंस है। बट हाँ, जेई के बच्चों के लिए एक सेशन आएगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जब भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें हम इसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड बहुत ज्यादा फंसते हो, ट्रस्ट मी। ओके, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट वीक ले लिया या इलेक्ट्रोलाइट हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, तब इसकी कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, मोलर कंडक्टेंस पे एंड कंडक्टिविटी पे, दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं फिर। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज की क्लास को समराइज कर लेते हैं। वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसका रिलेशन देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, देन वी लर्न इट्स रिलेशन विद डेल्टा जी। उसके बाद हमने देखी कंडक्टेंस एंड ऑल द टर्म्स। कंडक्टेंस में हमने बात करी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की।
इसमें हमने बहुत सारी टर्म्स सीखी हैं एंड यूनिट्स एंड लास्ट में हमने क्या देखा है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका बस फॉर्मूला याद रखो। जब इसकी कॉम्प्लिकेट, अभी ये बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो बहुत इजी है क्योंकि ये बेसिक्स है, बट जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट डिफिकल्ट टास्क इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बट ये सारी टर्म्स के एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस, नो एक्सक्यूजेस, 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं, तभी इस पे जाके ग्रिप बनेगी। मोल कंसेप्ट में जब तक आपको सारी लॉ की वैल्यू याद नहीं हो जाती वो तब तक ट्राई करते रहना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अदर टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट रिलेटेड टू दिस क्लास। सो सी यू, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी इन अ टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।